नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। सबसे पहले बात होगी पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की, क्योंकि इस मामले पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। आज इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला गया। राजभवन पहुंचकर कांग्रेस के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई है और पूरे मामले की जांच संसदीय समिति के नेतृत्व में कराने की मांग की गई है। इस मार्च में मंत्री कवासी लखमा, प्रेमसाय सिंह टेकाम, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय, तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि देश में जब से मोदी की सरकार आई है तब से विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की जासूसी कराई जा रही है। लोकतंत्र का हत्या कर रहा है, इसीलिए आज महामहिम राज्यपाल महोदय से महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। माननीय अमित शाह की इस्तीफे की मांग की है और हमारी मांग है संसदीय समिति से जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पे कार्रवाई हो। इतना बड़ा जासूस नरेंद्र मोदी देश का जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, ये जासूसी करने के लिए नहीं बनाया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता, चुनाव आयोग, कोई पत्रकार, कोई देश में सुरक्षित नहीं है। 2017 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल का दौरा किया था उसमें क्या करार किया गया था वो स्पष्ट होना चाहिए। और 2018-19 को ही राहुल जी की और गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा को हटाया गया था। और आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी को फूलन देवी कहने पर नाराज बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें चूड़ी भेंट करने की कोशिश की। भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मरीन ड्राइव से कैनाल रोड होते हुए आबकारी मंत्री के बंगले की ओर निकली, जिन्हें रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच झुमाझटकी हुई है। इसके बाद महिला मोर्चा के कार्यकर्ता बारिश में मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहीं धरने पर बैठ गई। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने बयान को लेकर खेद व्यक्त नहीं करते तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब वो मंत्री को कुरियर करके चूड़ियां भेंट करेंगी। कवासी लखमा जी महिलाओं का जो अपमान करते हैं, लगातार उनके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार महिलाओं का अपमान किया जाता है, गलत बयानबाजी की जाती है। महिला मोर्चा के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया है। जब तक कवासी लखमा महिलाओं से अपने माफी नहीं मांगेंगे तब तक महिला मोर्चा ये उग्र प्रदर्शन करते रहेंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलमा बैराज से प्रभावित जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर इलाके में 314 किसानों को भू अर्जन मुआवजा के रूप में 22 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि का चेक वितरित किया। उन्होंने सभी किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुआवजा वितरण का ये वर्चुअल कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कलमा बैराज का निर्माण जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कलमा और रायगढ़ जिले के ग्राम बरगांव के मध्य महानदी पर 377 करोड़ रुपए 42 लाख की लागत से कराया गया और इसका निर्माण फरवरी 2011 में शुरू किया गया था और मार्च 2016 में यह बैराज बनकर तैयार हुआ। बैराज के निर्माण से जांजगीर चांपा जिले के 13 गांव के 682 किसानों की 97.89% हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों की बेहतरी और उनके मुद्दों का प्राथमिकता से निराकरण करना छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान में डीबी पावर लिमिटेड एवं कोरबा वेस्ट पावर लिमिटेड द्वारा बैराज से पानी लिया जा रहा है। लगभग 1900 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बैराज के पानी से अधिकतम उपयोग करने के दृष्टिकोण से बैराज के दोनों तट पर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 15,000 हेक्टेयर से क्षेत्र से ज़्यादा सिंचाई किया जाना संभावित है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कर कमलों से लगभग 314 किसानों का 23 करोड़ के आसपास आज मुआवजा का वितरण किया जाना है। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लगभग 377 करोड़ की लागत से निर्मित इस बैराज का
लंबे अरसे से हमारे किसान मुआवजा के लिए प्रतीक्षारत थे। और रायपुर के जिला अस्पताल में बच्चों की मौत और अव्यवस्था पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने स्वास्थ्य विभाग को घेरा है। उन्होंने कहा कि रायपुर जिला अस्पताल की घटना हृदय विदारक है। राजधानी के सरकारी अस्पताल में ऐसी व्यवस्था है तो राज्य की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल को अनुदान देने की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर अपने हॉस्पिटल को संभाल नहीं पा रही है। इस संबंध में वे स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। कि हम प्राइवेट अस्पताल को प्रोत्साहन करेंगे, उनको राशि देंगे, और दूसरी तरफ आपके अस्पताल आपके संभल नहीं पा रही है। मुझे लगता है कि बड़े मामले हैं और जिस प्रकार के घटना हो रही है, आम लोगों का विश्वास शासकीय अस्पताल से घटते जा रहा है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हम बात करेंगे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने बहुत से मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। विपक्ष प्रदेश में खाद की कमी को लेकर किसानों की परेशानी, धर्मांतरण, शराबबंदी, ड्रग्स माफियाओं की सक्रियता, बढ़ते अपराध, लिमरू प्रोजेक्ट, स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले, धान की बर्बादी, सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की एक दौर की बैठक हो चुकी है। 26 जुलाई को भाजपा विधायकों की दूसरे दौर की बैठक होने वाली है। इस बैठक में अंतिम रणनीति तैयार की जाएगी। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मानसून सत्र में उनके हर सवाल का जवाब सत्ता पक्ष दमदारी से देगा। लोकसभा का सत्र 26 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और इस दौरान 5 बैठकें होगी। 30 जुलाई तक ये सत्र चलेगा और इस सत्र के दौरान 717 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई है और स्थगन ध्यानाकर्षण की भी सूचनाएं कल से लेना प्रारंभ हुई है 20 तारीख से, और अभी तक 76 ध्यानाकर्षण की हमको सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हल्ला करने का काम कर रही। कोई प्रदेश के लोगों के विकास के बारे में कोई बात करे तो समझ में आता है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं, अपने लोगों का विकास तक नहीं किया उन लोगों ने। छत्तीसगढ़ के विकास की बात तो दूर है। पूरे देश के शराब, पंजाब से लेकर के आपके नॉर्थ ईस्ट तक के शराब की मंडी छत्तीसगढ़ बन गई है। ड्रग माफिया यहां पर जितने सक्रिय हैं, धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, कृत्रिम खाद का अभाव, मामले बहुत ज्यादा हैं। हमारा प्रयास होगा कि एक एक मिनट का हम उपयोग करें। और भूपेश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की 58 कॉलोनियों को 13 नगर निगमों को हैंडओवर किया जाएगा। बीजेपी इसे गैर जिम्मेदाराना फैसला बताकर सरकार को घेर रही है। नगर निगम से जुड़े कांग्रेसी नेता भी इसमें होने वाले खर्च को लेकर चिंतित हैं और उम्मीद है कि इस फैसले के साथ सरकार निगमों को इसके लिए फंड भी जारी करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कमल विहार समेत हाउसिंग बोर्ड की 58 कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने का फैसला किया है। इनमें जो कॉलोनियां पुरानी हो चुकी हैं, उसका सीवरेज सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, सड़कें टूट चुकी हैं, गार्डन बंजर हो चुके हैं। अगर नगर निगम इन कॉलोनियों का हैंडओवर लेती है तो एक एक कॉलोनी को मेंटेन करने में शुरुआत में कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही नगर निगमों को हर महीने का खर्च 10 से 12 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य था। इसलिए ग्रीन एनवायरमेंटल और रायपुर विकास प्राधिकरण के बहुत सारे कॉलोनी जो लगभग संख्या में 52 के करीब है, उनको निर्णय लिया गया है कि उनको नगरीय निकाय क्षेत्र में शामिल करेंगे, जिससे वहाँ की विकास की गति तेज होगी। अब हमारे यहाँ टैक्स पटा रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड में पटा रहे हैं, आरडीएम पटा रहे हैं, नगर निगम में पटा रहे हैं, मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, तो अब ये सब चीजों से जनता को भी मुक्ति मिलेगी। और कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने उसको इसमें नगर निगम में शामिल कर दिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत। अब कैबिनेट में निर्णय हो चुका है और कैबिनेट में जब निर्णय हुआ तो कुछ बहुत सोच समझ के हुआ होगा। करीब 52 जगह का हम लोगों को वो दिया गया है, मगर अगर वहाँ को निर्णय हुआ है तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से वहाँ पैसे की भी जब देंगे तो शायद साथ में पैसा भी हम लोग को रिलीज किया जाएगा। जबकि बीजेपी नेता सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। और नगर निगम के पास में विकास के लिए पैसे नहीं है,
और बाकी कॉलोनियों को भी बिना विकसित किए और उसको इंद्रप्रस्थ को या कमल विहार को नगर निगम को सौंप देना ये गलत निर्णय है। इससे रायपुर शहर का विकास अवरुद्ध होगा। क्या कंडीशन है, नगर निगम की हालत ऑलरेडी खस्ता है। कोई भी चीज़ को पूरे शहर को बेचने की तैयारी में नगर निगम लगा हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि नगर निगम का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कि जब कैबिनेट ने कोई फैसला लिया है तो इसके खर्च को लेकर पहले ही गुणा भाग कर लिया गया होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो खस्ता हाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियां और भी कंडम हो जाएंगी। संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का वर्चुअल आयोजन किया गया है, जिसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। कोरोना काल में दिवंगत शिक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो राज्य शिक्षक स्मृति पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए चयनित 3 शिक्षकों और राज्य शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए चयनित 47 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि शिक्षक विषय के ज्ञान के साथ ही अच्छे नागरिक बनने के गुण भी अपने विद्यार्थियों में विकसित करते हैं। हम सबके जीवन में माता पिता के बाद हमारे गुरु अथवा शिक्षक का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। शिक्षक अपना संपूर्ण जीवन संसार को एक बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर देते हैं। इसलिए ये हम सब का दायित्व है कि हम भी उन्हें धन्यवाद दें और उनका सम्मान करें। मैं कोरोना महामारी के इस विषम काल में भी शिक्षा के बागडोर थामे रखने के लिए शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर का भी काम किया। आज सम्मानित होने वाले शिक्षकों को शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं वे और अच्छा काम करेंगे तथा लोगों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की दोहरी नीति के चलते बाहरी नक्सली स्थानीय नक्सलियों का भरपूर शोषण कर रहे हैं। यह बात खुलकर सामने आ चुकी है। बड़े नक्सली रमन्ना के बेटे रणजीत ने सरेंडर के बाद बड़े नक्सली नेताओं के दोहरेपन का खुलासा किया। उससे बात साफ हो गई है कि नक्सली नेता छत्तीसगढ़ के नक्सलियों का सिर्फ शोषण कर रहे हैं और लड़ाई के लिए इन्हें ही आगे किया जाता है। कांकेर के एसपी शलभ कुमार सिन्हा के मुताबिक बड़े कैडर के आंध्रा के नक्सली लोकल भर्ती करते हैं, लेकिन कभी उन्हें ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता, सिर्फ लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेकर स्थानीय नक्सलियों में असंतोष है और वो सरेंडर कर रहे हैं। ये अब समझ लें कि जो शीर्ष नेता हैं वो बस उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके लिए हमेशा मार्ग खुले हुए हैं आत्मसमर्पण करने के लिए। सरकार की जो नीति है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। और राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े डकैती की योजना स्थानीय लोगों की सूझबूझ से विफल हो गई है। 2 आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। उनसे पूछताछ करके पुलिस ने गैंग के सभी 8 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। गायत्री नगर स्थित काशी अपार्टमेंट में गार्ड से खुद को इलेक्ट्रीशियन बताकर डकैती करने पहुंचे थे। फ्लैट का दरवाजा खुला देखकर दोनों डकैत घर में चाकू लेकर घुस गए। घर की महिला ने बहादुरी का परिचय देते हुए दोनों डकैतों को धक्का देकर गिरा दिया और शोर मचाने लगी। शोर सुनकर पड़ोस के फ्लैट में रहने वाले लोग इकट्ठा हो गए। दोनों को पकड़ लिया गया। इस बीच फ्लैट के बाहर खड़े 2 डकैत फरार हो गए। लोगों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके पास से चाकू, रस्सी, प्लास्टिक की बोरी और क्लोरोफॉर्म जब्त किया है। जिस संस्थान में प्रार्थी काम करता था उसी संस्थान में लुटेरे गैंग का अनिल काम करता था और उसको मालूम था कि प्रार्थी के घर में पैसे रहते हैं और ये सूचना के आधार पर इन्होंने डकैती की योजना अपने साथियों के साथ मिलकर बनाई। इस घटना में कुल 8 आरोपी शामिल थे। सभी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। भिलाई स्टील प्लांट के भीतर ड्यूटी में मौजूद कर्मचारी जगतराम उइके की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वारदात लेन देन के विवाद के कारण हुई है। पुलिस 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक मृतक जगतराम बीएसपी के SMS 3 में जॉब करता था। रिश्तेदार से मिलने के बाद बच्चों से कहकर घर से निकला था। खुर्सीबारा निवास के वेंकट ने उसे अंतिम बार देखा। बीएसपी के मुख्य गेट पर भी जाते वक्त CCTV कैमरे में नजर आ रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। मोबाइल का लोकेशन प्लांट के अंदर ही मिला, जिसके बाद पुलिस ने पूरे प्लांट में सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया।
तब कार वाली जगह को केंद्रित करते हुए उसकी खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान डॉग स्क्वाड की मदद से SMS-2 के कन्वर्टर नंबर 6 के पास उसका शव मिला। जगतराम के शव पर फफोले पड़े हुए थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने करंट लगने या फिर भाप की चपेट में आने से मौत होने की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।